हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 5वां अध्याय उत्साह और अट नहीं रही कविता का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें लेखक ने बादल को संबोधित किया है और अट नहीं रही है यह कविता जो है वह फागुन की मादकता को प्रकट करती है। तो चलिए उसी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभी लोग डैश से दुखी हैं। पहला ऑप्शन है वर्षा होने के कारण, दूसरा जल भराव के कारण, तीसरा सर्दी के कारण और चौथा गर्मी के कारण। बच्चों, यदि आपने कविता उत्साह पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लोग किस वजह से दुखी हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। किस वजह से? तो गर्मी की वजह से। इसीलिए लेखक यहाँ किसका आवाहन करते हैं? बादल का आवाहन करते हैं, ताकि बादल जो है वह आए और वर्षा करे, ताकि धरती भी जो है वह गर्मी से निजात पाए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी के ताप के कारण। बच्चों, आप लोगों ने कविता उत्साह और अट नहीं रही का वीडियो अवश्य देखा होगा। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, बादल कहाँ से आ जाते हैं? पहला ऑप्शन समुद्र से, दूसरा नदियों से, तीसरा अज्ञात दिशा से और चौथा आकाश से। तो बच्चों, लेखक जो हैं कविता उत्साह में बादल का आवाहन करते हैं और उन्हें नहीं पता है कि बादल जो है वह किस दिशा से आते हैं। वह नहीं जानते कि बादल उत्तर से आते हैं कि दक्षिण से आते हैं कि पूरब से आते हैं कि पश्चिम से आते हैं। उन्हें यह बिल्कुल ही पता नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि बादल अज्ञात दिशा से आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा डैश है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और कन्नौजी। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस बोली में लिखी गई है उत्साह कविता। तो बच्चों, यह जो कविता है उत्साह, यह लेखक ने खड़ी बोली में लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों, खड़ी बोली जो है वह मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का स्वरूप है। प्रश्न संख्या 4 देखिए बच्चों, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? पहला ऑप्शन प्रसाद गुण, दूसरा माधुर्य गुण, तीसरा ओज गुण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस कविता में लेखक ने ओज गुण का प्रयोग किया है। ओज गुण उसे कहते हैं जिससे कविता को सुनने या पढ़ने से हमारे मन में क्या उत्पन्न हो? उमंग, उमंग या उत्साह। ठीक है, तो ऐसे कविताओं को पढ़ने से हमारे मन में उमंग और उत्साह उत्पन्न होता है, तो उसे हम ओज गुण कहते हैं। 5वां प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? पहला ऑप्शन शरद ऋतु का, दूसरा हेमंत ऋतु का, तीसरा वसंत ऋतु का और चौथा वर्षा ऋतु का। तो बच्चों, इस कविता में लेखक ने फागुन का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है बच्चों? फागुन का। और फागुन किस ऋतु में आता है? तो फागुन आता है वसंत ऋतु में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहते हैं? पहला ऑप्शन बादलों को, दूसरा अपने प्रियतम को, तीसरा आकाश को और चौथा वन को। तो बच्चों, कविता अट नहीं रही फागुन को संबोधित किया गया है। इसमें लेखक जो हैं वह अपने प्रियतम को संदेश देना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 7वां प्रश्न है बच्चों, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्लेष, यमक, रूपक और उपमा। अलंकार के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, जिससे सुंदरता बढ़ती है। जैसे महिलाएं आभूषण ग्रहण करती हैं तो उससे उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, और कविता में जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उससे कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया बच्चों? यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार में हम सभी ने पढ़ा है
कि यमक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द का प्रयोग जो है वह कई बार किया जाता है और उसका अर्थ जो है वह भिन्न होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, पर शब्द जो लिखा गया है इसका अर्थ अलग होगा, तो आप हमें बताएं कि दोनों पर का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में दूसरे पर का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पंख, दूसरा पक्षी, तीसरा पत्ता और चौथा प्रदान करना। तो बच्चों दूसरा जो पर है उसका अर्थ होगा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? पहला ऑप्शन धूप बत्ती जलाकर, दूसरा फूल खिलाकर, तीसरा अपनी श्वास से और चौथा अपने विचारों से। तो बच्चों जब फागुन का महीना आता है, जब वसंत ऋतु आता है, तो उसमें क्या होता है, जो फूल पत्तियों की सुगंध होती है वह हवा के झोंकों के साथ हमारे घर में क्या करती है, अपनी सुगंध को फैला देती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अपनी श्वासों से। लेखक कहते हैं कि उनका जो प्रिय है यानी जो बसंत है, जो फागुन का महीना है, वह अपनी श्वासों की सुगंध से सभी जगह को सुगंधित कर देता है, उनके घर को सुगंधित कर देता है। प्रश्न संख्या 10, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहला ऑप्शन पहाड़ों का, दूसरा झरनों का, तीसरा प्रकृति का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? प्रकृति का। प्रश्न संख्या 11 है, कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा? पहला अपने प्रियतम की ओर से, दूसरा प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, तीसरा बादलों की ओर से और चौथा आकाश की ओर से। तो बच्चों प्रकृति की सुंदरता को देख करके लेखक जो हैं वह उसकी ओर से अपनी आंख को नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। प्रश्न संख्या 12 है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? पहला ऑप्शन शोभा और सौंदर्य, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा पहाड़ और चौथा नदियाँ। तो यहाँ पर वन की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं लेखक। तो लेखक कहते हैं कि वन के वैभव में जो है वह शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 13, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? पहला ऑप्शन है माधुर्य, दूसरा प्रसाद गुण, तीसरा ओज गुण और चौथा सगुण। तो बच्चों कविता अट नहीं रही है उसमें प्रसाद गुण है बच्चों। अब प्रसाद गुण किसे कहते हैं? तो अब देखिए, जब हम कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ हमें अस्पष्ट हो जाता है तो उसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। यानी कविता को पढ़ते ही उसका अर्थ आपको पता चल जाता है, तो कहते हैं कि उसमें प्रसाद गुण है। प्रश्न संख्या 14 है, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि हैं? पहला ऑप्शन छायावाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा प्रगतिवाद और चौथा प्रगतिशीलतावाद। तो बच्चों कवि निराला जो हैं वह जुड़े हुए हैं छायावाद से। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिसमें से एक निराला जी हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निराला का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन सन 1887 में, दूसरा सन 1885 में, तीसरा सन 1897 में और चौथा सन 1903 में। तो बच्चों कवि निराला का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? पहला ऑप्शन समन्वय, दूसरा मतवाला, तीसरा समन्वय और मतवाला दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उन्होंने समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिका का संपादन किया है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? पहला अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा सरोज स्मृति और चौथा झरना। तो बच्चों देखिए, इसमें अनामिका, परिमल और सरोज स्मृति ये तीनों निराला जी की कविताएं हैं, लेकिन झरना उनके द्वारा लिखित कविता नहीं है। तो बच्चों झरना जो है वह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित छायावादी काव्य है। प्रश्न संख्या 18 है, निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश में मिलती है?
पहला ऑप्शन है रोला, दूसरा मुक्तक, तीसरा सोठा और चौथा दोहा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मुक्तक। निराला जी की अधिकतर रचनाएं जो हैं वह मुक्तक में मिलती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, उत्साह एक डैश है। पहला ऑप्शन है आवाहन गीत, दूसरा शोक गीत, तीसरा भक्ति गीत और चौथा है विरह गीत। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा बच्चों, क्योंकि हमने परिचय में ही इसके बारे में आपको बता दिया था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवाहन गीत। प्रश्न संख्या 20 है, उत्साह कविता में कवि किसका आवाहन कर रहा है। पहला ऑप्शन वर्षा का, दूसरा बादलों का, तीसरा बिजली का और चौथा पक्षियों का। तो बच्चों कविता उत्साह में कवि किसका आवाहन करते हैं? कवि बादलों का आवाहन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है। पहला ऑप्शन चंचल पक्षी के, दूसरा नृत्य मुद्रा में मोर के और तीसरा काले घुंघराले बालों के समान और चौथा बहती जल धारा के समान। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कवि ने बादलों की सुंदरता का जो वर्णन है वह काले घुंघराले बालों के समान किया है। प्रश्न संख्या 22 है, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है। पहला प्रेयसी की कल्पना, दूसरा विद्युत की कल्पना, तीसरा इंद्रधनुष की कल्पना और चौथा बाल कल्पना। तो बच्चों यहाँ पर कवि जो हैं वह बादलों को जो है वह बाल कल्पना के समान पाले हुए से माना है। बाल कल्पना कहने का अर्थ है छोटे छोटे बच्चे जो कल्पनाएं करते हैं उसके समान। प्रश्न संख्या 23 है, बादलों के हृदय में डैश सुंदरता छिपी है। पहला जल की, दूसरा नदी की, तीसरा विद्युत की और चौथा सागर की। तो इसका आंसर होगा बच्चों बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता जो है वह छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उससे क्या निकलता है, एक चमकती हुई बिजली सी दिखाई देती है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता जो है वह छिपी हुई है। प्रश्न संख्या 24 है, कवि ने बादलों को कैसा कहा। पहला ऑप्शन सुंदर, दूसरा नवजीवन वाले, तीसरा अकल्पनीय और चौथा लुभावने। तो कवि ने इस कविता में बादलों को नवजीवन वाले कहा है। जब वर्षा होता है बच्चों तो नए नए पेड़ पौधे फूल ये सभी क्या होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ पर कवि जो हैं वह इसे नवजीवन वाले कहते हैं। 25वां प्रश्न है, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है। पहला ऑप्शन बादलों में, दूसरा स्वयं अपने जीवन में, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कवि जो है वह नूतन कविता फिर भर दो यह वह कह रहे हैं बादलों में और स्वयं अपने जीवन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी आने वाले एग्जाम्स में जो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर पता हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।